Good morning, students. In the previous lecture, we're talking about numericals on initial rate method. ठीक है. Now we have another numerical. एक numerical हम और कर रहे हैं इस पे. Experiment 3 experiment are given to you. Initial concentration A का दे रखा है, B का दे रखा है और initial rate दे रखे हैं. ठीक है. Clear? So initial rate of the reaction measured for different concentration of A are given to you. तो कंसंट्रेशन ए की दे रखी है, बी की दे रखी है, इनिशियल रेट दे रखे हैं. हमें क्या पूछा हुआ है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा. ठीक है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ से फाइंड करते हो? रेट लॉ. अगर हमें रेट लॉ पता लग जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है. और जैसे मैंने पहले बताया था, हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? सपोज रेट लॉ इज rate equal to K into concentration of reactant. हम रेट लो क्या कैसे करते हैं? रेट क्या अज्यूम करते हैं? रेट इक्वल टू K into concentration of reactant और A की concentration X मान लेते हैं, B की क्या मान लेते हैं? Y. ठीक है. तो ऑर्डर फाइंड करना है. ऑर्डर के लिए पहले हमें रेट लो चाहिए होगा. हमने रेट लो क्या मान लिया कि रेट इक्वल टू K इंटू A की पावर X, B की पावर Y. अब तीन एक्सपेरिमेंट आपके पास है, इन तीनों से वैल्यू यहाँ पुट कर दो. बाई एक्सपेरिमेंट नंबर वन रेट वी हैव 5.07 10 to -5. A की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.20 की पावर X. B कितना है? 0.30 की पावर Y. तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया. दूसरे एक्सपेरिमेंट से पुट करो. रेट वी हैव 5.07 into 10 to -5, 0.20 की पावर X, 0.10 की पावर Y. ये आपके पास दूसरी क्वेश्चन बन गई. एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड से वैल्यू पुट करो. बाय एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड रेट कितना है? 7.16 into 10 to -5, 0.40 की पावर X, 0.05 की पावर Y. तो आपके पास तीन इक्वेशन बन गई है. ठीक है. तो तीन एक्सपेरिमेंट से हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी. रेट पुट कर दिया, ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी. अब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे इस तरह से. एक बार आपकी x की वैल्यू आ जाए, एक बार y की वैल्यू आ जाए. ठीक है. ओके. इनिशियल रेट मेथड में हम क्या करते हैं? पहले आप एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते हो, उसके रिस्पेक्ट में रेट लॉ फाइंड करते हैं. फिर दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, उसका रेट लॉ फाइंड करते हैं बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अदर कांस्टेंट. पहले दो एक्सपेरिमेंट को देखो. पहले दो में किसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट दिखाई दे रही है आपको? ए की 0.20. ठीक है. किसकी चेंज हो रही है? बी की चेंज हो रही है. ठीक है. बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ए की आपकी सेम है. तो यहाँ रेट किस पे डिपेंड करेगा? बी पे डिपेंड करेगा. ठीक है. सो आपके पास तीन इक्वेशन है. इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3. अब हम इन तीनों को सोल्व करने वाले हैं. किस तरह से सोल्व करेंगे? एक बार x की वैल्यू आ जाए, एक बार y की वैल्यू आ जाए. तो पहली दो इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे. किस तरह से डिवाइड करोगे? ये कैंसिल हो जाए और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. तो डिवाइडिंग 1/2. ठीक है. 0.30 बड़ा 0.10 से कल मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में. ठीक है. कि कोशिश करो ज्यादा वैल्यू कम वैल्यू से. डिवाइडिंग 1/2, ये तो कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. डिवाइडिंग 1/2. तो 1 को 2 से डिवाइड करने वाले हैं. 5.07 into 10 to -5 upon 5.07 into 10 to -5, 0.20 की पावर X, 0.30 की पावर Y ओवर 0.20 की पावर x, 0.10 की पावर y.
ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 1 पे कैंसिल हो गया, यहाँ तो आ गया 1, ठीक है। इनको आप इकट्ठा कर दो, 0.30 बाई 0.10 की पावर y, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 30 बाई 10 3 आ जाएगा, 3 की पावर y आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 1। नाउ पहले वाले लेक्चर में कैसे किया था आपने, अगर आपके पास बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती है। 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0। तो यहां से बेस सेम में पावर इक्वल होगी, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। y की वैल्यू तो आ गई, अब हमें x की वैल्यू और चाहिए। अभी तक आपने पीछे वाले लेक्चर में 2 क्वेश्चन किए थे, एक बार x की वैल्यू आई थी, एक बार y की वैल्यू आई थी डिवाइड करने पे। यहां पर y की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू कैसे करें, क्योंकि देखो यहां पर कंसंट्रेशन सारी चेंज हो रही है। यहां तो a की कंसंट्रेशन कांस्टेंट थी, b का हमने रेट लॉ फाइंड कर लिया, ठीक है। यहां पर तो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो यहां किसको डिवाइड करें, तो डिवाइडिंग तीसरी इक्वेशन को, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको चाहे आप फर्स्ट से डिवाइड कर दो या सेकंड से डिवाइड कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड बाई, चाहे 1 से कर दो या सेकंड से कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। 7.16 इंटू 10⁻5 ओवर 5.07 इंटू 10⁻5 के 0.40 की पावर x, 0.05 की पावर y ओवर 0.20 की पावर x, 0.30 की पावर y। k से k कैंसिल हो गया, 10 की पावर -5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 7.16 अपॉन 5.07। इनको इकट्ठा कर दो, 0.40 अपॉन 0.20 की पावर x, 0.05 अपॉन 0.30 की पावर y, ठीक है। तो डिवाइड करके आपका ये आ गया। नाउ इसको इससे डिवाइड करें तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 40/20 2 की पावर x, और ये है 0.05 अपॉन 0.30। y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी आई है, 0, y की वैल्यू 0 पुट कर दो। नाउ किसी की पावर 0 क्या होती है, 1, यहां तो 2 की पावर x आ गया। 7.6 को डिवाइड करो 5.07 से, तो ये नियरली आपके पास हो जाएगा 1.412, ठीक है। 7.6 को आप इसे डिवाइड करो 5.07 से, कितना आएगा, 1.412, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए थे वहां पर बेस सेम होते थे, पावर इक्वल हो जाती थी, बेस सेम करके पावर इक्वल हो जाते थे। यहाँ बेस सेम इक्वल हो नहीं सकते, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, लॉग, टेकिंग लॉगरिथम। लॉगरिथम 1.412 इक्वल टू log 2 की पावर x, log m की पावर n, पावर आगे आ जाती है x log 2, log 1.412, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, log 1.412 अपॉन log 2, ठीक है। और लॉगरिथम 1.412 को इसकी वैल्यू पुट करें, ठीक है, और log 2 की वैल्यू पुट करें सोल्व करने पे, ठीक है। सोल्व करने पे नियरली आपका ये 0.5 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इनकी वैल्यू पुट करो, वो लॉगरिथम अगर लॉग टेबल से देखो 1.412 का लॉगरिथम होता है नियरली 0.1523 के आसपास। अगर आप लॉग टेबल से इसकी वैल्यू चेक करोगे 1.412 की वैल्यू कितनी होती है, 0.1523। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3012। तो इसको इससे डिवाइड करो तो x की वैल्यू नियरली कितनी आ जाएगी, 0.5। इसको इससे डिवाइड करने पे नियरली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट लो, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास है
y की वैल्यू हमारे पास है, तो रेट लॉ विल बी रेट इक्वल टू, रेट लॉ कैसे लिखते हो, a की पावर x b की पावर y, x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू यहां से 0.5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेट लॉ। और रेट लॉ से हम क्या बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एक्शन। तो रेट a की 0.5 पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इज 0.5। रेट b की 0 पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b इज 0। तो ये आपका आंसर आ गया, ऑर्डर आ गए। तो ये था इनिशियल रेट मेथड में न्यूमेरिकल। तो ऐसे न्यूमेरिकल में आपको रेट लॉ एज्यूम करना पड़ता है, वैल्यू पुट करोगे, 3-4 इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी, उनको आपस में डिवाइड करोगे ताकि x और y की वैल्यू आ जाए, और x और y की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ द एक्शन। सो दिस वाज द क्वेश्चन numerical on initial rate method. Okay, now we next question, filling the blanks। कुछ blanks आपको दिए गए हैं, इन blanks को हमें fill करना है। और which treat a reaction of a compound A with a compound B। compound A की reaction होगी compound B के साथ, ठीक है। तो हमें blank fill करने हैं, और आपको दे रखा है reaction is first order with respect to A and zero order with respect to B। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमें किया था, कंसंट्रेशन में दे रखी थी, हमने ऑर्डर फाइंड किया था। यहां आपको ऑर्डर दे रखा है, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, रेट फाइंड करना, ठीक है। तो इसी पॉइंट का यूज करने वाले हम, बिकॉज रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर with respect to A and zero order with respect to B, zero order with respect to B। So rate law will be, तो हम rate law लिख सकते हैं, rate equal to K into concentration of reactant। Now रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए की पावर क्या हो जाएगा 1, बी की पावर क्या हो जाएगा 0। क्यों, 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो अगर हमें ऑर्डर दे रखा हो, ऑर्डर से हम क्या लिख सकते हैं, रेट लो। तो रेट ए की 1 पे डिपेंड कर रहा है, बी की 0 पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। अब किसी की पावर 0 क्या होती है 1, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो बी की पावर 0 क्या हो गया 1। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, रेट इक्वल टू के इंटू ए। इसी का यूज करके आपको ये चारों आपको फिल करने तीनों, ठीक है। यहां से देखो, हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का यूज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू यूज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का यूज करके हम इन तीनों, यहां से पहले के फाइंड करेंगे, फिर के की वैल्यू फाइंड करके हम इन तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसका यूज करने वाले हैं, रेट इक्वल टू के इंटू ए, ठीक है। बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का हम यूज करने वाले हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है, ए की कंसंट्रेशन दे रखी है, बी की दे रखी है, रेट दे रखा है। अब आपके पास ये जो फॉर्मूला है, रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1, ये जो हमारे पास है इसी का यूज होना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखो, रेट हमें दे रखा है, ए की कंसंट्रेशन दे रखी है, बी की भी दे रखी है, पर बी का कोई यूज नहीं है। ये तो बी की कंसंट्रेशन दे रखी है, बी का कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है, क्योंकि b की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो b की जो भी वैल्यू दे रखी है उससे कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में रेट दे रखा है, a की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो यहां से हम क्या फाइंड कर देंगे k। तो k क्या आएगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन a,
ठीक है। तो रेट कितना है हमारे पास 2 इंटू 10⁻²। ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। तो 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻1। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से के की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस के की वैल्यू को हम यूज करने वाले हैं। अब आ जाओ एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है, फॉर्मूला यही लगेगा कि रेट इक्वल टू के इंटू ए, जो हमारे पास आया। हमें क्या फाइंड करना है, ए की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां से ए की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करोगे, रेट बाई के, ठीक है। तो हमें ए की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है रेट बाई के। रेट कितना है सेकंड में 4 इंटू 10⁻², और के की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है 2 इंटू 10⁻1। तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू 10⁻1 मीन 0.2। तो ये कंसंट्रेशन आ गई एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड से, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड से हमने क्या किया, यही हमने फॉर्मूला यूज कर दिया, अभी हमारे पास आया था रेट लॉ। तो यहां से ए की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो ए की कंसंट्रेशन क्या आएगी, रेट अपॉन के। रेट आपको दे रखा था 4 इंटू 10⁻²। के की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻1 इन 0.2। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पे भी आ गया। बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 4 एक्सपेरिमेंट में देखो, यहां भी ए की कंसंट्रेशन चाहिए, फॉर्मूला यही लगेगा। तो कंसंट्रेशन ए की क्या आएगी, रेट अपॉन के। रेट आपके पास है 2 इंटू 10⁻², और के कितना है आपके पास 2 इंटू 10⁻1। तो 10⁻1 मीन 1/10, 1/10 मीन 0.1। तो ये कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.1 मोल पर लीटर एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से। अब इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 रहेगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से हम रेट फाइंड करने वाले हैं, तो इसी पॉइंट का यूज करने वाले हैं। इन एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एक्सपेरिमेंट में देखो, रेट चाहिए आपको। अब फॉर्मूला तो हम ये यूज करेंगे, फॉर्मूला तो ये यूज होगा रेट इक्वल टू के इंटू ए, ठीक है। तो 3rd एक्सपेरिमेंट में हमें रेट फाइंड करना है। के की वैल्यू पुट कर दो, के की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻1। ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.4, तो 2 इंटू 0.4 0.8 इंटू 10⁻1, पॉइंट हटा दो तो 8 इंटू 10⁻2। तो ये आपके पास आ जाएगा रेट 8 इंटू 10⁻2, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स हमने फिल कर दिए। ऑर्डर हमें दे रखा था, ऑर्डर से हमने रेट लो लिखा। रेट लो से एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का यूज करके हमने के की वैल्यू फाइंड करी। के की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर हमने सेकंड और फोर्थ में ए की कंसंट्रेशन फाइंड करी है, थर्ड में हमने रेट फाइंड कर दिया। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में कई बार आ चुका है, एग्जाम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके ओके, तो ये था इनिशियल रेट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द रेट लो एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम आगे बात करते हैं, एक एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी it is the minimum energy, it is the minimum energy which the reactant molecule must have so that effective collision take place between them. Effective collision take place between them to form products, to change into products. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है?
ये वो कम से कम एनर्जी है जो रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस से टकराएं और प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ठीक है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कम से कम कौन सी एनर्जी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो बड़ी थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी व्हिच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव so that they collide with each other and change into products। ठीक है, अब इसमें एक बात करते हैं हम क्लूजन थ्योरी। क्लूजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। क्लूजन थ्योरी क्या कहती है? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तभी क्या बनते हैं? प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू इट, when the reactant molecules collide with each other, they change into product. They change into products. और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। पर ये कोलूजन जो है कौन से होने चाहिए? इफेक्टिव कोलूजन होने चाहिए। बट द कोलूजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड बी इफेक्टिव। इफेक्टिव सोल्यूशन का अर्थ क्या है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराएं और प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो टकराते रहते हैं पर सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। प्रोडक्ट कब बनते हैं? व्हेन देयर इज इफेक्टिव कोलूजन। ठीक है, और इफेक्टिव कोलूजन कब होता है? व्हेन द रिएक्टेंट हैव मिनिमम एनर्जी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इफेक्टिव कोलूजन टेक प्लेस when the reactant molecules have energy equal to threshold energy, energy equal to threshold energy। तो दोबारा सुन लो क्योंकि हम इस पॉइंट का यूज करने वाले हैं। बॉडी थ्रेशोल्ड एनर्जी ये वो कम से कम एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराएं, इफेक्टिव कोलूजन हो जाए, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए। ठीक है, और कोलूजन थ्योरी कहती है, बड़ी कोलूजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, ये थ्योरी कहती है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तभी प्रोडक्ट बनते हैं। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कब चेंज होंगे? जब कोलूजन क्या होंगे? इफेक्टिव कोलूजन होंगे। और इफेक्टिव कोलूजन के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल है या ज्यादा है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा जाएंगे और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए? इफेक्टिव कोलूजन। इफेक्टिव कोलूजन कब होगा? जब रिएक्टेंट के पास एनर्जी कौन सी होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर रिएक्टेंट के पास है, इफेक्टिव कोलूजन होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराएंगे और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द कोलूजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। अब हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, नाउ वी हैव फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर कौन सा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उतने प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं, उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, कैसे? अभी हमने बात की थी कोलूजन थ्योरी। कोलूजन थ्योरी क्या कहती है? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तभी प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, अगर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी तो उनके बीच नंबर ऑफ कोलूजन भी ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ कोलूजन ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि रेट क्या होता है? बड़ी रेट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। सबसे पहले डेफिनेशन में पढ़ी है, बड़ी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम।
सो जितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि कोलिजन थ्योरी कहती है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तभी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। और जितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा उतना रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन is faster in rainy season than in dry weather. क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप जानते हो रस्टिंग के लिए क्या जरूरी है? मॉइस्चर, ठीक है। और मॉइस्चर कब ज्यादा होता है? रेनी सीजन में, ठीक है। तो जितना रेनी सीजन में मॉइस्चर ज्यादा होगा उतना वो आयरन पे अटैक ज्यादा करेगा, जितना वो आयरन पे अटैक ज्यादा करेगा उतना रस्टिंग फास्ट होगा, ठीक है। तो ये इसी का क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है कि जितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना उनके बीच में नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो रेनी सीजन में मॉइस्चर ज्यादा होता है तो मॉइस्चर आयरन के साथ ज्यादा कांटेक्ट में आएगा, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज फास्टर इन द रेनी सीजन एज कंपेयर टू ड्राई वेदर। तो ये था पहला फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरा फैक्टर, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का मीनिंग क्या है कि रिएक्टेंट आपके सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। क्या पाया गया? रिएक्शन इज फास्टर if the reactants are either liquid or gases, and the reaction is slow. Reaction is slow if the reactants are solid. तो फिजिकल स्टेट इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो व्हाट इज फाउंड, रिएक्शन कब फास्ट होता है? जब आपके रिएक्टेंट्स या तो लिक्विड स्टेट में होते हैं या गैस। रिएक्शन स्लो कब होता है? जब सॉलिड स्टेट में। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन देते हैं। अभी हमने बात की थी कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस से टकराते हैं तभी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। टकराएंगे कब? जब उनकी मिक्सिंग होगी, इंटरमिक्सिंग होगी। जब रिएक्टेंट की इंटरमिक्सिंग होगी तभी उनके बीच कोलिजन होगा, तभी प्रोडक्ट बनेंगे। और इंटरमिक्सिंग कब ज्यादा होता है, कब जल्दी होता है? जब रिएक्टेंट या तो लिक्विड हो या गैसेस हो, ठीक है। सॉलिड स्टेट में इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाएगी, इंटरमिक्सिंग नहीं होगी तो कोलिजन कम रहेंगे, कोलिजन कम रहेंगे तो रिएक्शन का रेट स्लो रहेगा, ठीक है। तो लिक्विड और गैसेस स्टेट में रिएक्शन फास्ट क्यों है? तो क्या आंसर देंगे? इन द लिक्विड और गैसियस स्टेट, in the liquid or gaseous state, intermixing of reactant molecule take place. Intermixing of reactant take place, ठीक है। और जितना इंटरमिक्सिंग ज्यादा होगा उतना रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। सो नंबर ऑफ कोलिजन between the reactant will be greater, between the reactants will be greater. So product formation ज़्यादा आएगा, so formation of product will be higher, formation of products will be higher, and so higher is the rate of reaction. तो लिक्विड और गैसेस स्टेट के अंदर रिएक्शन फास्ट क्यों होती है? क्या आंसर देंगे? अभी हमने बात की थी कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहता है? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तभी प्रोडक्ट बनते हैं।
अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कब टकराएंगे आपस में? जब उनके बीच में इंटरमिक्सिंग होगा। और इंटरमिक्सिंग कब ज्यादा होता है? जब रिएक्टेंट या तो लिक्विड हो या गैस स्टेज में हो, उनकी इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। इंटरमिक्सिंग से कोलिजन हो जाएंगे, कोलिजन से प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। सॉलिड स्टेट के अंदर इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती। इंटरमिक्सिंग नहीं होगी तो कोलिजन कम रहेंगे, कोलिजन कम रहेंगे तो प्रोडक्ट कम बनेंगे, प्रोडक्ट कम बनेंगे तो रिएक्शन विल बी स्लो। तो रिएक्शन कब फास्ट होता है? जब रिएक्टेंट या तो लिक्विड स्टेट में होंगे या गैस में। और रिएक्शन कब स्लो होता है? जब रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में हो। ठीक है, तो ये था सेकंड फैक्टर, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 3 फैक्टर और भी हैं, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया एंड पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर। ठीक है, तो 3 फैक्टर का इफेक्ट हम और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, सो दिस टॉपिक विल टेक प्लेस इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।